गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट यानी कि पर्क्स, आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या मिलने वाला है आपको, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब आप लोगों को उसका एंड रिजल्ट पता होता है तो आप लोगों में तैयारी करने के दौरान और भी ज़्यादा जोश डेवलप हो जाता है और भी ज़्यादा आप मोटिवेटेड होकर तैयारी करते हो। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं कि एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के दिमाग में, और ये कंफ्यूजन उस समय भी जनरेट होते हैं जब आप एग्जामिनेशन में प्री क्वालिफाई करने के बाद कुछ अच्छा स्कोर कर लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि बस आप एक स्टेप दूर हो अपने एग्जाम को कवर करने के पीछे। तब जाके आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कौन सा पोस्ट ऑप्ट करूंगा। इतने सारे पोस्ट हैं, 32 डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है सीजीएल, और उन सारे पोस्टों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और जो कैंडिडेट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट हैं कौन सी, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनके पर्क्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, और आपका जॉब का नेचर कैसा होने वाला है। और ये सारा का सारा मिथ और कंफ्यूजन मैं आज के सेशन में आप लोगों के दिमाग से दूर करूंगा। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी मिलती है, वर्दी नहीं मिलती है, कितने सारे डेस्क जॉब हैं, एक फीमेल कैंडिडेट को क्या ऑप्ट करना चाहिए, एक मेल कैंडिडेट को क्या ऑप्ट करना चाहिए, गिनती के पोस्ट आप लोगों को पता होती हैं केवल, और उन्हीं पोस्ट के लिए आप परेशान होते हो और आपके हाथ से कुछ बहुत अच्छी पोस्ट निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, आप लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो ये सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन लेके मैं आया हूं आप लोगों के सेशन में। अब मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे फर्स्ट स्लाइड पे लेके चले। अब देखो, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे कि टॉप 6 पेइंग एंड अट्रैक्टिव पोस्ट ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों से अगर सीजीएल के बारे में पूछो तो उनके दिमाग में केवल एक ऑडिटर घूमता है या इनकम टैक्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, या बहुत ज्यादा अगर वो इंटरेस्टिंग होते हैं तो वो कहते हैं कि सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो उनकी 2, 3, 4 एग्जामिनेशन में ही उनकी सीजीएल की दुनिया सिमट के रह जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को सारे पोस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों की तैयारी को मोटिवेट करेगा। जब आप लोगों को पोस्ट के बारे में पता चलेगा तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उनकी प्रेफरेंसेस उसी के ऑर्डर में आप निकाल सकते हो। जॉब प्रोफाइल कैसा है, डेस्क जॉब कितनी होगी, फील्ड जॉब कौन सी होगी, सैलरी कितनी आएगी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि सेशन को शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को आप पहुंचाओगे, जिससे कि आप लोगों के साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग से भी ये कंफ्यूजन दूर होगा। ओके बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे इनकम टैक्स ही चाहिए। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करो, आपको जरूर मिलेगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अलावा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मिथ मैं दूर करूंगा, तो वो सारी मिथ को मैं दूर करने के लिए आप लोगों के साथ आ गया हूं इस सेशन में। अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में, कि क्या है सीजीएल, उसकी खासियत क्या है, उसको किस और नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को टॉप 6 पोस्ट तक लेके जाऊंगा। अब सबसे पहले तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जैसा कि नाम आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड का मतलब यह होता है कि अगर आप भारतीय ग्रेजुएट हैं, आप भारत के नागरिक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्रेजुएट होने का मतलब क्या है कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन में कोई मायने नहीं रखते। अगर आप 3rd डिवीजन से भी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हो तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बात समझ में आ गई? कंबाइंड क्यों है? क्योंकि यहां पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि केवल आर्ट्स स्टूडेंट ही इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, या केवल साइंस स्टूडेंट ही, या केवल इंजीनियर्स ही अपीयर हो सकते हैं, मेडिकल वाले अपीयर नहीं हो सकते। तो यहां पे कंबाइंड इसलिए है क्योंकि किसी भी सेक्शन से आप बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्शन से आपने अपनी तैयारी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन इसका मैंडेटरी क्राइटेरिया है। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, परसेंटेज ऑफ मार्क कभी भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता एसएससी के द्वारा, इसीलिए ये ओपन टू ऑल एग्जामिनेशन है। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं
पहला पॉइंट जो कि इस एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है वो ये है कि इस एग्जामिनेशन को एक और नाम से जाना जाता है, मिनी आईएएस एग्जामिनेशन। भारत का ये मिनी आईएएस एग्जामिनेशन, कभी भी अगर आप गूगल करोगे कि मिनी आईएएस एग्जाम ऑफ इंडिया तो आपको सीजीएल एग्जामिनेशन ही सबसे पहले पॉप आउट होकर मिलेगा। क्यों मिनी आईएएस एग्जामिनेशन है? नॉट बिकॉज ऑफ कि ये पॉपुलर है, नॉट बिकॉज ऑफ कि यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं, ये कोई रीजन नहीं है। मिनी आईएएस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम को देने का मतलब ये होता है कि अगर आप सिलेक्शन लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम करो तो विद इन 3 to 4 years आपके जॉब पीरियड के बाद आपको एक इंटरनल जॉब प्रमोशन एग्जाम देने का मौका मिलता है, जिसको क्वालिफाई करके आप ग्रेड बी जॉब से ग्रेड ए जॉब तक पहुंच सकते हो और रिटायरमेंट की एज तक आपका जो ग्रेड पे है, आपके जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक आईएएस ऑफिसर के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बराबर मैच कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये रीजन होता है इस एग्जामिनेशन को मिनी आईएएस एग्जामिनेशन नाम देने के पीछे। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, सभी कैंडिडेट्स को, अगर वो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन पीरियड, सभी कैंडिडेट्स को, देश के कोने कोने के सभी विद्यार्थियों को इस एग्जामिनेशन के बारे में पता होता है। तो पॉपुलैरिटी तो कोई मैच नहीं कर सकता इस एग्जामिनेशन की, ये आपको भी पता है। अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट कितने होते हैं इस एग्जामिनेशन में, एनुअल कहने का मतलब है कि हर साल अगर जब ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो इसमें जो फॉर्म्स फिल किए जाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चलता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्म्स फिल किए जाते हैं वो होते हैं 25 से लेके 35 लाख। तो 25 to 35 लाख की रेंज में इस एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल किए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। बहुत जल्दी कोई ऐसा एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें इतने नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कितने पोस्ट में के लिए कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट के 32 डिफरेंट पोस्ट, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 32 डिफरेंट पोस्ट। हर पोस्ट में बराबर नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। किसी साल हो सकता है आपको कस्टम्स एंड एक्साइज में आपको 1300 की वैकेंसी मिल जाए, कभी हो सकता है कि उसी सेम डिपार्टमेंट में आपको कभी केवल 500 वैकेंसी मिले। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 32 डिफरेंट पोस्ट के लिए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है साल में एक बार। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहां पे इस एग्जामिनेशन को और भी ज्यादा टफ बनाने का एक रीजन है जो मैंने लास्ट पॉइंट में आप लोगों के लिए मेंशन किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कभी भी अगर आप नोटिस करना, आप अलग अलग शहरों में अलग अलग सेंटर्स में एग्जाम देने जाते हो, तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप अगर अपने अगल बगल में बैठे हुए अपीयरिंग कैंडिडेट से पूछो, अगर अगल बगल के कैंडिडेट से पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे भी कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो सीजीएल एग्जामिनेशन में बैठने वाले 50% या मोर देन 50% कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका होता है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट होते हैं जो ऑलरेडी कहीं पीओ या क्लर्क के तौर पे क्वालिफाई कर चुके होते हैं, इवन जॉब कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में भी सीजीएल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का जुनून सवार होता है। और ये क्यों जुनून सवार होता है? बिकॉज ऑफ द सैलरी एंड बिकॉज ऑफ द पावर। जो बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक करता है पावर के मामले में, तो पावरफुल जॉब्स जो आपको मिलती हैं वो आपको सीजीएल के एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलती है। इसीलिए बैंकिंग एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद भी वो सीजीएल की तैयारी करना बंद नहीं करते और कहीं ना कहीं वो काम करते हुए भी सीजीएल एग्जाम देते हैं। इवन यूपीएससी कैंडिडेट्स, जितने भी आपने यूपीएससी कैंडिडेट्स ने को देखा होगा, उनका एक बैकअप प्लान भी होता है। बैकअप प्लान बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को मालूम है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन बहुत सर्टेनिटी के साथ नहीं आता, गिनती की 600-800 पोस्ट होती हैं और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन काफी अच्छा होता है। तो उनके पास एक बैकअप के तौर पे वो सीजीएल एग्जामिनेशन को हमेशा एक ऑप्शन के तौर पे रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले पॉइंट में बताया कि एक मिनी आईएएस एग्जामिनेशन के तौर पे जाना जाता है और उनके मन की जो इच्छा होती है, उनका जो सपना होता है आईएएस बनने का, वो अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके नहीं पूरा हो पाए तो वो जरूर इस सपने को सीजीएल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अल्टीमेटली टिल द एंड ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, जब तक वो काम कर रहे होते हैं, जब तक वो रिटायर नहीं करते, तब तक वो अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। तो आखिरी पॉइंट मेरे इस स्लाइड में रखने का ओनली पर्पस, जो होल एंड सोल पर्पस ये था कि आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को लाइटली नहीं लेना है।
आप ये मत सोचा करो कि केवल फ्रेशर्स ही इस एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि यूपीएससी और बहुत सारे सिलेक्टेड अलग अलग सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में भी काम करने वाले एस्पिरेंट्स के दिमाग में भी सीजीएल एग्जामिनेशन होता है। तो आप लोगों को, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ आप लोगों को मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को ख्याल रखना है क्योंकि ये सीजीएल एग्जामिनेशन को यूनिक बनाता है। अब बात आती है कि टॉप 6 पेइंग पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आती, उनको पता नहीं होता और मोस्टली लोग गिनती के पोस्ट की तरफ भागते हैं। उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है, जैसे अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने बताया था कि नहीं सर मुझे केवल इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है। आपके दिमाग में इनकम टैक्स ऑफिसर इसलिए बनने का ख्याल आया है, सपना आया क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में आपने जरूर देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में इनकम टैक्स ऑफिसर को बहुत अच्छी तरीके से ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। तो इसकी वजह से, और आपने अपने आसपास के एरियाज में, लोकेलिटीज में आपने जरूर सुना होगा कि नहीं इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर तो ये 32 पोस्ट में से एक पोस्ट है, केवल एक पोस्ट है। इसके जैसी और इससे बहुत अच्छी पोस्ट अवेलेबल है जिनको मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। और आज के बाद से जब भी आप अपीयर करोगे या जब आप फॉर्म फिल करोगे, प्रेफरेंस रखोगे, तो इस सेशन को जरूर ध्यान में रखोगे क्योंकि ये सेशन आप लोगों की हेल्प करने जा रहा है फॉर्म फिल करने में या फ्यूचर में। ठीक है, तो चलते हैं। मैं पहली पोस्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए, मैं स्टूडेंट्स को केवल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, जो फर्स्ट पोस्ट मैं रखना चाहूंगा अपनी पूरी लिस्ट में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर। एक्चुअली ये दो अलग अलग पोस्ट हैं, डबल एओ के नाम से इन दोनों पोस्टों को जाना जाता है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं अकाउंट ऑफिसर, कभी कभी आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी जानते हो इसको, और डबल एओ का मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी होता है, ऑडिट ऑफिसर भी होता है। तो डबल एओ के नाम से ही दोनों पोस्टों को जाना जाता है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर ये एक है या दो अलग अलग पोस्ट हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अलग है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अलग है। शॉर्ट फॉर्म में दोनों को डबल एओ के नाम से जाना जाता है। अब ये C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये डिपार्टमेंट है। कैग सबने सुना होगा, सब लोग जानते हैं कैग क्या होता है। तो कैग क्या होता है कि कैग ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑडिट से रिलेटेड वर्क के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है। विनोद राय बहुत ही पॉपुलर व्यक्तित्व थे, उन्होंने बहुत सारे कमियों को उजागर किया था यूपीए गवर्नमेंट के रिजीम के दौरान। तो कैग उस दौरान काफी फेमस हो गया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैग डिपार्टमेंट के अंदर ये दोनों पोस्ट आती हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अब इस पोस्ट की सबसे पहली खासियत क्या है कि ये इकलौती गजेटेड पोस्ट है। इकलौती गजेटेड पोस्ट होने का मतलब क्या है कि आपके साइन की वैल्यू होगी। आपके साइन की वैल्यू क्या होगी? आपने कभी भी देखा होगा कि आप कभी भी अपने सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट कराने जाते थे स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो आपको बोला जाता था कि भाई गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद से इस सिग्नेचर की वैल्यू थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी ये इकलौता गजेटेड पोस्ट होता है थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद से आपको इस दिमाग में इस पॉइंट को रखना है कि इकलौता गजेटेड पोस्ट है, कोई और पोस्ट आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं बनाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा 7th पे कमीशन में, तो 7th पे कमीशन के बाद यही इकलौता पोस्ट है जो कि लेवल 8 में आपकी सैलरी को लेके जाएगा। अलग अलग लेवल बने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो लेवल 8 में लेके जाने वाला ये इकलौता पोस्ट होता है आपको। बाकी के सारे पोस्ट होंगे इस लेवल 7 तक की सैलरी में, लेकिन इकलौता ये पोस्ट है जो आपको लेवल 8 7th पे कमीशन के बाद लेवल 8 में लेके जाएगा। और इसका ग्रेड पे सबसे अधिक होता है, दैट इज 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे में इस पोस्ट को रखा जाता है। बाकी के सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 4600 वाले, या उसके भी नीचे 4200 वाले, या उसके भी नीचे 2800 वाले। तो ये जो दो पोस्ट होती हैं कैग डिपार्टमेंट में, दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, यही दो पोस्ट आपको 4800 ग्रेड पे प्रोवाइड कराएंगी। अब अगर मैं बात करूंगा कि इन हैंड मंथली सैलरी कितनी होती है, तो आप लोगों की इन हैंड मंथली सैलरी यहां पे आपके स्क्रीन पे है, जो कि 63 से लेके 65,000 तक मिलती है। वो लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है।
जो मंथली सैलरी होती है आपकी सिटी के अलावेंसेस वेरी करते हैं, लेकिन आपको एक रफ आइडिया अगर मैं बताऊं तो 63 से लेके 65,000 के बीच में इसकी सैलरी लाई करती है, वेरी करती है। तो एक फ्रेशर के लिए अपने एक जॉब करियर की स्टार्टिंग में अगर आपको 63 to 65,000 की सैलरी मिल जाए एज अ गजेटेड ऑफिसर, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब अगर मैं बात करूंगा कि इसके अलावा कुछ अलावेंसेस इस पोस्ट में अलग मिलते हैं, दैट इज न्यूज़पेपर अलावेंसेस एंड टूरिंग अलावेंसेस। टूरिंग अलावेंसेस का मतलब क्या है, टूर क्यों करना पड़ेगा, कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ऑडिट करना होगा, और जब अगर आप ऑडिट से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा और घूमना भी पड़ सकता है, तो ये टूरिंग अलावेंसेस मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं टूरिंग अलावेंसेस कितने हो सकते हैं, तो 1800 रुपए पर डे के हिसाब से आपको टूरिंग अलावेंसेस भी मिलते हैं। तो अगर आपने एक हफ्ते का टूर किया तो अप्रोक्सीमेटली 14,000 to 15,000 आपकी सैलरी एक्स्ट्रा क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं आपसे, तो एक्स क्लास मेट्रो सिटीज, एक्स क्लास, देखो 3 क्लास के मेट्रो सिटीज होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। बात समझ में आ गई। एक्स मेट्रो सिटीज में आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वेरी स्मार्ट सिटीज को रखा जाता है, जैसे दिल्ली, जैसे आपके सामने मुंबई हो गया, ये सारे के सारे जो मेट्रो सिटीज होते हैं इनको एक्स क्लास मेट्रो सिटीज में रखा जाता है। तो यहां पे अगर आप रखोगे, वाई में क्या रखा जाता है, कैपिटल सिटीज को रखा जाता है। सारी कैपिटल सिटीज एक्स क्लास में नहीं आती, लेकिन वाई में हम लोग कैपिटल सिटीज को रखते हैं, यानी कि राज्यों की राजधानियों को रखते हैं। और जेड क्लास में अगर हम बात करते हैं तो जेड क्लास में बाकी के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को रखा जाता है, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को रखा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि एक्स क्लास की जो मेट्रो सिटीज होती हैं, अगर मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, इन सब शहरों की बात करूं, तो आपकी सैलरी लगभग 74,000 पर मंथ आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि यहां पे आपका जो हाउस रेंट अलावेंस होता है, HRA 24% आपको दिया जाता है, 24% HRA होता है। और 24% HRA का मतलब आपकी बेस सैलरी का। अब बात करते हैं कि बेस सैलरी यहां पे क्या होगी। बेस सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड पे अगर आपका 4800 है तो यहां पे 47,500 के करीब आपकी ग्रेड बेस सैलरी होती है, बेसिक पे होता है, बेसिक पे होता है। ग्रेड पे और बेसिक पे में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ग्रेड पे 4800 है और बेसिक पे यहां पे आपको 47,500 रुपए के करीब मिलता है। उसके ऊपर आपको अलावेंसेस किए जाते हैं। तो ये जो 24% HRA आपको दिया गया है, हाउस रेंट अलावेंस दिया गया है, ये आपके बेसिक पे का 24% जोड़ा जाता है। बेसिक पे कितना है, 47,500। उसका अगर मैं 24,000 HRA अगर देखूं तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपका, 1/4, लगभग 1/4 सैलरी इसमें आपको बढ़ के मिलेगी। इसीलिए आपकी जो सैलरी मेट्रो सिटीज में, यानी कि एक्स क्लास मेट्रो सिटीज में आपकी सैलरी बढ़ के आ जाती है, वो होती है 74,000 रुपए पर मंथ। तो एक फ्रेशर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर आपने अपनी जॉब की शुरुआत की और 74,000 पर मंथ आपको एक्स क्लास मेट्रो सिटीज में मिलने लगा, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब बात करता हूं मैं इसके अट्रैक्शन की। इस पोस्ट की खास अट्रैक्शन क्या है। खास अट्रैक्शन यह है कि आप जब भी AAO के तौर पे अपॉइंट होते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको 4 साल के अंदर यहां पे लेवल 9 की सैलरी तक पहुंच जाते हो। अब लेवल 9 क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि लेवल 9 क्या होता है। लेवल 9 यहां पे 5400 ग्रेड पे तक पहुंचा देता है, आपको 5400 ग्रेड पे तक पहुंचा देता है लेवल 9। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 5400 ग्रेड पे क्या होता है, एक PCS ऑफिसर की स्टार्टिंग ग्रेड पे सैलरी होती है। PCS ऑफिसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट लेवल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं हर स्टेट की, हर राज्य की, तो वो PCS ऑफिसर की ग्रेड पे मानी जाती है। 5400 ग्रेड पे एक लेवल 9 की ग्रेड पे जॉब होती है। 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद आपको AAO की सैलरी को लेवल 9 तक पहुंचाया जा सकता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि प्रमोशन कैसे होंगे आपके, तो AAO के बाद आप सीधे AO बनोगे और AO बनने के बाद आपको सीनियर AO बनाया जाएगा। और सीनियर AO का मतलब जो असिस्टेंट वर्ड है, असिस्टेंट वर्ड हट जाएगा। अब आप ऑडिट ऑफिसर बन जाओगे या तो फिर आप अकाउंट ऑफिसर बन जाओगे। और ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बनने का मतलब हो गया कि आप ग्रेड A में चले गए। ग्रेड A IAS और PCS की ग्रेड A मानी जाती है, और यही रीजन है कि इसको मिनी IAS एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। CGL एग्जामिनेशन को मिनी IAS एग्जामिनेशन कहने का सीधा सीधा पर्पस क्या है कि आप 2 प्रमोशन के बाद सीधे ग्रेड A में चले जाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसमें वर्कलोड जरूर होता है। वर्कलोड क्यों होता है, क्योंकि आपको पूरे सेक्शन की, आपके डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, तो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं तो आपको एक पूरे सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ती है।
तो पूरा का पूरा एक सेक्शन संभालने को मिल सकता है आपको। डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। अगर मैं डबल एओ की पोस्ट की बात करूं तो ये डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब। फील्ड जॉब क्यों है? क्योंकि आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि टूरिंग अलाउंसेस भी हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने कि टूरिंग अलाउंसेस भी हैं। तो टूरिंग अलाउंसेस कब मिलेंगे? जब आप टूर करोगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऑडिट करने के लिए जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए मैं सुटेबल जॉब मानता हूं, क्योंकि इसमें मिक्सअप होता है, डेस्क जॉब भी है प्लस टूरिंग जॉब भी है। तो आप इस पोस्ट को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर पे पहले स्थान पर रख सकते हो, बिल्कुल पहले स्थान पर रखा जा सकता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर इन कैग। कैग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बात समझ में आ रही है? तो कैग डिपार्टमेंट जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट है, इसकी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। और आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि 63 से 65,000 इन हैंड मंथली सैलरी मिलेगी, और एक्स क्लास मेट्रो सिटीज में आपकी सैलरी 74,000 जा रही है। बेसिक पे आपके सामने बना हुआ है, 47,500 का बेसिक पे यहां पे मिलता है। ओके, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं पोस्ट नंबर 2 पे। पोस्ट नंबर 2 का मतलब क्या है? यहां पे मेरे अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के बारे में लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि भारत का विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्रालय में एक पोस्ट आपको दी जाती है सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब अगर मैं बात करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं या उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं विदेश मंत्रालय में जॉब करूंगा तो क्या मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा या नहीं, और अगर मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा तो ये मौका मुझे कितने वर्षों तक के लिए मिलेगा? क्या मुझे वापस भारत में आना पड़ेगा? क्या हमेशा के लिए वहां पे मुझे बसना होगा? बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं। तो इन सारे कंफ्यूजन्स को मैं आप लोगों के सामने से क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, ये ग्रेड बी जॉब है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल एओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर ही इकलौती गजेटेड पोस्ट है। तो आपकी ग्रेड बी पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब सारी की सारी पोस्टें जो आपके सामने आगे आएंगी वो सारी की सारी नॉन गजेटेड पोस्ट है। सैलरी लेवल 7, एक लेवल आप घट गए। डबल एओ की अगर मैं बात कर रहा था तो वहां पे सैलरी मैंने आपको लेवल 8 पे रखा हुआ था, यहां पे आपकी जो सैलरी है वो लेवल 7 पे है। आपका ग्रेड पे जाएगा 4600। बेसिक सैलरी मैं आप लोगों को बता देता हूं, बेसिक सैलरी आपके सामने 44,500 तक जाएगी। बेसिक सैलरी कितनी होगी? 44,500 तक की आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो बेसिक सैलरी 44,500 की होगी। 4600 ग्रेड पे है, 200 ग्रेड पे कम है, इसीलिए आपकी बेसिक सैलरी पे फर्क पड़ा हुआ है। पिछली बार यानी कि डबल एओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी थी वो 47,500 की रेंज में थी। यहां पे आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है 44,500। अब अगर मैं ग्रॉस पे का मतलब क्या होता है? सारे के सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद जो आपका ग्रॉस पे होता है वो लगभग 70,500 तक बनता है, लेकिन उसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, और डिडक्शंस के बाद यहां पे आपकी सैलरी लगभग 60,000 के करीब मिलती है आपके हाथ में। 59,500 यानी कि लगभग 60,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। ये आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से उन सारे अट्रैक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग्स एंड असाइनमेंट फॉर 3 इयर्स। जो आप लोगों के दिमाग में होता है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाने का मतलब क्या हमेशा मैं विदेश में जाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं। आपको 3 साल के लिए फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी। 3 साल के लिए, केवल 3 साल के लिए आपको विदेश में जाने की जरूरत होगी, और 3 साल के बाद आपको वापस भारत में आने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ गई है? तो ये एक अपने आप में अट्रैक्टिव फीचर बनाता है इस पूरे के पूरे पोस्ट को, ठीक है। और सबसे पहली बात कि जब आप फॉरेन पोस्टिंग में जाते हो तो फॉरेन पोस्टिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सैलरीज भी मिलती हैं, एडिशनल सैलरी मिलती है, क्योंकि विदेशों में आपके खर्चे बढ़ेंगे। 3 साल के लिए भी आप अगर जाओगे तो विदेश में आपके खर्चे बढ़ेंगे। और ये मैंने आपके आखिरी पॉइंट में आपको मेंशन करके बताया, दीज अलाउंसेस कैन ऐड अप टू $3,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन कंट्री। वो वैरी कर सकता है, कभी $2,000 भी मिल सकता है। आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है या कितनी डेवलपिंग कंट्री है, या अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपको पोस्टिंग मिली है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्लोब आपके लिए ओपन होता है पोस्टिंग के लिए। 3 साल की पोस्टिंग होती है। तो ये पोस्टिंग मैक्सिमम अप टू $3,000 पर मंथ, और $3,000 पर मंथ का मतलब समझ गए, आपके $1 की वैल्यू 70 रुपीज चल रही है अप्रोक्सीमेटली, तो इंटू 70 आप कर सकते हो, तो 2,10,000 रुपए तो आपके ऐसे ही मिल गए।
तो ये अलाउंसेस आपके बढ़ के मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि फॉरेन पोस्टिंग जो होती है वो 3 साल की होती है अप्रोक्सीमेटली, और 2 साल कुछ हार्ड कंट्रीज में भी हो सकती है। अब हार्ड कंट्रीज का मतलब यहां पे क्या है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में या जर्मनी में ही पोस्टिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हो जाए, हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग इराक में, ईरान में भी हो जाए। तो ये हार्ड कंट्रीज में भी पोस्टिंग के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको दिल्ली के हेडक्वार्टर में भी आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल के लिए आप बाहर जाओगे और 2 साल, उनमें से 2 साल आपको हार्ड कंट्री में भी भेजा जा सकता है। हार्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, मैं हार्ड कंट्रीज उनकी बात करता हूं जहां पे थोड़ा सा आपको टफ फील हो सकता है, माहौल आपको टफ मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, या आपके दिमाग में जो उनके बारे में पिक्चर बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है, उन सब चीजों को लेके मैं उनको हार्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रखता हूं। हेडक्वार्टर पोस्टिंग आपको नई दिल्ली में भी मिलेगी 3 साल के लिए। तो 6 साल तक की आपकी जो जॉब होती है वो काफी सिक्योर और बहुत अच्छी मिल जाती है। और जरूरी नहीं कि केवल 3 साल, अगर आपने काम अच्छी तरीके से किया तो आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग को बढ़ाया भी जा सकता है। तो दिल्ली में आपका स्टे बढ़ भी सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल, अगर मैं बात करूं इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर क्या है इस पोस्ट का, कि आपके विदेश मंत्री या आपके प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री, एक पूरे का पूरे डिप्लॉय करते हैं, पूरी एक टीम डिप्लॉय करते हैं, तैनात की जाती है जब भी उनकी कोई फॉरेन विजिट होती है। विदेश यात्रा के दौरान पूरी टीम उनके साथ चलती है। जैसे ब्रिक्स समिट हो गया तो पूरी टीम जा रही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स होते हैं, बाइलैटरल द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं और विदेशी दौरे होते हैं, तो उन दौरों में भी आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल, तो उसमें भी आपको इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है, आपको टीम में रखा जा सकता है। तो रेगुलर फॉरेन विजिट्स में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। अब मैं अलाउंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो अलाउंसेस यहां पे हैं बहुत सारे। डेली अलाउंसेस मिलेंगे, हीटिंग अलाउंसेस क्यों मिलेंगे, जब आप किसी ठंडे देश में आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा आपको ठंड महसूस होती है, तो वहां पे एक अलग तरीके का अलाउंस आपके सैलरी में जोड़ा जाता है, वो होता है हीटिंग अलाउंसेस। इसको जान के आप लोगों को हंसी आ रही होगी, सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन जरूरी हो जाता है। जैसे कि इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स लेह और लद्दाख में पोस्टेड होते हैं या करगिल में पोस्टेड होते हैं, या जितने भी हार्ड लोकेशंस होते हैं वहां पे पोस्टिंग होती है, तो उनके अलाउंसेस को बढ़ा दिया जाता है, उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। कोल्ड अलाउंसेस भी होते हैं, हीटिंग अलाउंसेस भी होते हैं, हाउसिंग अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन। अगर 3 साल के लिए आपकी पोस्टिंग बाहर होती है और आपके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो और वहां की जो फीस होती है वो अगर ज्यादा बढ़ के मिलती है, तो उसकी फीस को काउंटर करने के लिए आपके बच्चों के एजुकेशन अलाउंसेस को भी बियर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे अलाउंसेस इस पोस्ट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी। इतने सारे अलाउंसेस आपको सीजीएल के अंदर किसी और पोस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। आप खुद समझ सकते हो कि जितना आपका खर्चा हो रहा है उसको टोटली गवर्नमेंट बियर कर रही है और आपको इतना पैसा दे रही है कि आप अगर विदेशी दौरों के दौरान आप अगर बाहर जाके स्टे करते हो तो आप अपनी आधी सैलरी बचा भी सकते हो। इतने सारे अलाउंसेस यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में दिए जाते हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट होती है थ्रू सीजीएल। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अगले पोस्ट पे, थर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्टिंग फीचर। ये है हमारे पास असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है, ईडी। आपने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा छापेमारी करती है ईडी के ऑफिसर्स, और बहुत ज्यादा छापे करते हैं। जहां पे भी करप्शन से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रेड पड़ती है ईडी वालों की। तो ये असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेड बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। फिर से अगर मैं बात करता हूं तो केवल इकलौती गजेटेड पोस्ट है हमारे पास AA की। अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, सैलरी लेवल 7 पे जा रही है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरह से जा रही है। लेवल 7 पे 4600 ग्रेड पे है। यहां पे भी ये 4800 ग्रेड पे की जॉब नहीं है, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इन हैंड सैलरी लगभग आपको 69,000 मिलेगी। मैं यहां पे साफ साफ कर देता हूं आपको कि यहां पे ये फील्ड जॉब होगी।
मोस्टली ये फील्ड जॉब होगी, तो इसको डेस्क जॉब की तरह से आप ट्रीट ना करें। और फीमेल कैंडिडेट्स इस जॉब को ऑप्ट नहीं करती हैं जस्ट बिकॉज कि ये फील्ड जॉब होती है, डेस्क जॉब नहीं होती। सबसे खासियत क्या है इस जॉब की कि यहाँ पे आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंसेस होता है जो कि 20% मिलता है बेसिक पे का। और बेसिक पे आपके पास कितना पहुंच सकता है, 43,700 से 44,500 तक का आपको बेसिक पे मिलता है। तो इसका अगर आप 20% अगर आप निकालोगे तो ये आपके सैलरी बेसिक पे में ऐड हो जाएगा। इसीलिए आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 69,000 मिलती है आपके इनिशियल लेवल पे। ठीक है, यहां पे एक और पर्क है कि चूंकि आपकी फील्ड जॉब होती है और आपको हॉलीडेज में भी काम करना पड़ सकता है, यहां पे छुट्टियों की बड़ी किल्लत होती है, इसीलिए फीमेल कैंडिडेट्स इस जॉब को ऑप्ट नहीं करते। मेल कैंडिडेट जिनको फील्ड जॉब के में काफी ज्यादा रुचि होती है तो वहां पे वो कैंडिडेट इसको ऑप्ट करते हैं। तो इसमें 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए यहां पे मैंने इस पॉइंट को रखा हुआ है कि 13th मंथ सैलरी आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इस पोस्ट की एक और खासियत क्या है कि प्रमोशन इसमें लगभग फास्टेस्ट होता है। अगर मैं कंपैरेटिवली एनालाइज करूं इस पोस्ट को बाकी के अलग पोस्टों के साथ, तो यहां पे प्रमोशन काफी फास्ट होता है और आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर से डायरेक्टली इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हो 4 से 5 साल के अंदर अंदर। अलाउंसेस की अगर मैं बात करूंगा तो चूंकि आपको टूर करना होगा, फील्ड जॉब होगी, तो टूरिंग अलाउंसेस भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। टूरिंग अलाउंसेस फिर से मैं आपको बता दूं 1800 पर डे से लेके 2000 पर डे तक की टूरिंग अलाउंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 1800 से 2000 रुपए पर डे की आपकी टूरिंग अलाउंसेस होती हैं, फील्ड जॉब होती है। तो मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में ये रैंक 1 या 2 पे आ सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, ऑब्वियसली बात है, उनको डेस्क जॉब चाहिए, उनको फील्ड जॉब नहीं चाहिए होती है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं अगले पोस्ट की, तो बहुत ही फेमस पोस्ट है ये, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। इनकम टैक्स और सीबीआई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं फिल्मों में देख देख के, बॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होके भाई पूछो तो क्या बनना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, और क्या बनना है तो सीबीआई ऑफिसर बनना है। लेकिन केवल सीबीआई ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर ही इकलौती पोस्ट नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अब अगर मैं सीबीआई ऑफिसर की बात करूं तो ये भी एक लुक्रेटिव पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है सीजीएल में। अब इसमें भी मैं बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेड बी जॉब है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, क्योंकि गजेटेड पोस्ट तो अपने पास केवल एक ही है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसको मैंने रैंक 1 में मेंशन कर दिया है। अब अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी लेवल यहाँ पे 7 में ही जाएगी। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ये 4800 ग्रेड पे नहीं देगी आपको, केवल 4800 ग्रेड पे असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर ही आपको देता है। ठीक है, इन हैंड सैलरी भी यहाँ पे 69,000 के अप्रोक्सीमेटली होगी। क्यों ये इन हैंड सैलरी थोड़ी बढ़ के मिल रही है? क्योंकि फील्ड जॉब है और फील्ड जॉब में आपको अलाउंसेस थोड़े से ज्यादा मिलते हैं बाकी के अदर पोस्टों के मुकाबले। अब यहां पे भी बात करूंगा तो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस है। चूंकि फील्ड जॉब होती है तो स्पेशल इंसेंटिव होता है, वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 20% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे की बात अगर मैं करूं तो 43,700 से लेके 44,500 तक का आपका बेसिक पे होता है। तो इस बेसिक पे का 20% आपको अलाउंसेस के तौर पे मिल जाता है, 20% ऑफ द बेसिक पे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है आपके लिए। अब यहां पे भी एक आपके पास खासियत है, चूंकि आपको हॉलीडेज में भी काम करना पड़ सकता है, छुट्टी वाले दिनों पे भी काम करना पड़ सकता है, तो यहां पे 13th मंथ की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। यानी कि 12 महीने काम करोगे और 13 महीने की सैलरी आप उठा के लेके जाओगे, तो 13वें महीने की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी, एज इट इज एक्स्ट्रा सैलरी आप उठा के लेके जाते हो। उसके बाद प्रमोशन की बात करूं तो फील्ड जॉब्स में प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। जितने भी फील्ड जॉब आप देखोगे, मैंने अभी आपको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट में, तो वहां पे भी आपका प्रमोशन बहुत फास्ट था। सीबीआई की बात अगर मैं करूंगा तो होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है इसको, गृह मंत्रालय गवर्न करता है इसको, तो सीबीआई भी प्रमोशन आपको फास्टेस्ट देता है। और यहां पे इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। यहां पे तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेकिन 4 साल काम करने के अंदर अंदर आप इंस्पेक्टर बन के निकल सकते हो वहां से। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मोबाइल अलाउंसेस और टूरिंग, जो भी फील्ड जॉब होगी तो वहां पे टूरिंग अलाउंसेस आपको मिलता है। टूरिंग अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही बात आ जाती है, 1800 से 2000 रुपए पर डे आपको टूरिंग अलाउंसेस देखने को मिलता है। अगर 3 या 4 दिन का टूर हो जाता है या 1 वीक का टूर हो जाता है तो 14-15 हजार आपके पॉकेट में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपेयर करूं कि कौन सा टफ जॉब होता है, अगर मैं ईडी वाली पोस्ट की बात करूं या सीबीआई की पोस्ट की बात करूं, तो सीबीआई की पोस्ट को मैं थोड़ा सा टफ साइड में रखूंगा।
क्यों? क्योंकि आपके केसेस, जिस तरह के केसेस सीबीआई हैंडल करती है, हाई प्रोफाइल केसेस सीबीआई हैंडल करती है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा हेडेक मिले, और इस हेडेक को फीमेल कैंडिडेट्स अवॉइड करती हैं जनरली अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट को प्रेफर करते हैं। वर्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो ईडी से थोड़ा सा ज्यादा टेंशन आपको या टफ वर्क लाइफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, अपनी लाइफ में एडवेंचर पसंद है, उनके लिए तो मैं हाईएस्ट वैल्यू पे रिकमेंड करूंगा इसको। साफ साफ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि दिस पोस्ट इज वेरी गुड फॉर एडवेंचर सीकर्स। आपको अपनी लाइफ में, जिंदगी में एडवेंचर चाहिए, आपकी जिंदगी बोरिंग नहीं बनानी है, डेस्क जॉब आपको नहीं करनी है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर एडवेंचर सीकर्स। ठीक है, अब उनके लिए नहीं है कि जो आए सुबह 9:30 से 5:30 का डेस्क जॉब करने की उनका मन है, या उनका पूरा का पूरा मोटो है कि सुबह 9:30 बजे आएंगे, 5:30 बजे बैग उठा के चले जाएंगे, बीच में लंच भी कर लेंगे टाइम पे। तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए, या जिनको आगे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी है, या आगे अभी और टारगेट है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए ये जॉब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वर्क लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएगी आपकी। ठीक है, रेस्पेक्ट एंड पावर की तो बात ही क्या करनी है, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि सीबीआई इंस्पेक्टर का टैग, अगर आप कहीं पे भी अपना आई कार्ड निकाल के दिखाओ कि आप सब इंस्पेक्टर हैं सीबीआई में, या आप इंस्पेक्टर हैं सीबीआई में, तो किस तरह का रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है और किस तरह की पावर आपके हाथों में होती है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने मैच्योर हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो सीबीआई की जो ट्रेनिंग होती है, इस पोस्ट की एक और खासियत है कि जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है 9 महीने का, 9 मंथ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है सीजीएल की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें, अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है सीबीआई की जॉब का। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहां पे सीबीआई की ट्रेनिंग एकेडमी का, जो कि गाजियाबाद में है, स्थित है सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी। उस ट्रेनिंग एकेडमी की कुछ तस्वीरें देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ आप जीने जा रहे हो क्वालिफाई करने के बाद। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, ये सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी की पिक्चर्स हैं जो कि गाजियाबाद में स्थित है। आप गाजियाबाद में जाओगे, किसी से भी पूछोगे सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी कहां है, आपको तुरंत वहां पे ले जाके ड्रॉप करेगा। और अगर उसको पता चल गया कि आप सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी के कैडेट हो या आप ट्रेनी हो, तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले हो सकता है कि आपसे वो आने जाने का किराया भी ना ले, आपको फ्री में घूमने फिरने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये देखो, ये साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है ट्रेनिंग एकेडमी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, और ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम के साथ इस पोस्ट को हासिल किया और ये ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके अलग अलग सेशंस में, जो अलग अलग सेशंस हैं ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर, और फिर वो एक प्लेज भी लेते हैं। तो उनकी कुछ तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। तो इन तस्वीरों से आपको मोटिवेशन लेना है। अगर आप सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सारी पोस्टों को बताने के पीछे का मेरा मोटिव और मकसद यही है कि आप लोग इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि ये मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, ये आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पोस्ट को अचीव किया है और ये अब इस पोजीशन का लुत्फ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। और ये देखिए इनके चेहरों पे खुशी। ये ट्रेनिंग एकेडमी 2017 बैच की ट्रेनिंग एकेडमी, 16 बैच की ट्रेनिंग एकेडमी की तस्वीर है जो कि 17 में ली गई थी। उनके चेहरों पे खुशी देखिए और एक स्काई लाइन व्यू देख सकते हैं आप लोग यहां पे ट्रेनिंग एकेडमी का। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एग्जामिनर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एग्जामिनर की पोस्ट भी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुनी होगी, ये भी बहुत अच्छी लुक्रेटिव पोस्ट होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में ये मानी जाती है, इस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट होती है एग्जामिनर की। फिर से अगर मैं बात बताऊं आपको तो ये ग्रेड बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, सैलरी लेवल 7 पे जाती है, 4600 ग्रेड पे है, बिल्कुल सिमिलर है 4600 ग्रेड पे की जहां कहीं भी बात होगी वो यानी कि लेवल 7 की पोस्ट होगी। ग्रेड बी जॉब है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, केवल 2 ही पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि गजेटेड ऑफिसर आपको बनाती है, बाकी सारी नॉन गजेटेड है। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल पिछले पोस्टों की तरह से यहां पे भी कॉमन है। यहां पे अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो ये सैलरी आपको इन हैंड आपके सामने, ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन हैंड सैलरी आपके अगर हाथ में आने वाली होगी तो लगभग 60,000 के आसपास होती है। कोस्टल एरियाज में पोस्टिंग होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एग्जामिनर्स की जो पोस्टिंग होती है कोस्टल एरियाज में होती है। कस्टम्स, जाहिर सी बात है जितने भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो गुड्स आते हैं उनको एग्जामिन करने का आपका जॉब प्रोफाइल होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, काम करने के तरीके के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जितने भी गुड्स होते हैं उनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के दौरान जब एग्जामिन करने की बारी आती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप इसके लिए ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं। ओके,
अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे प्रमोशन की बात है तो ये भी फास्टेस्ट प्रमोशन होता है। कभी कभी तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई से भी ज्यादा फास्ट आपको प्रमोशन दे सकता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस का मतलब क्या होता है, वो आपके ज्वाइनिंग लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके वर्किंग नेचर पे और वर्किंग एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितनी देर में सीबीआई ऑफिसर्स की प्रमोशन हुई है उससे पहले ही, काफी पहले ही आपकी प्रमोशन यहां पे एग्जामिनर के तौर पे हो सकती है। ठीक है, टूर करना पड़ सकता है तो टूरिंग अलाउंसेस भी हैं और मोबाइल अलाउंसेस भी हैं, तो टूरिंग और मोबाइल अलाउंसेस आपको अलग से मिलता है। ठीक है, अब सेंसिटिव पोस्टिंग होती है तो इसलिए आपको यहां पे शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। देखो, दो तरीके की पोस्ट होती है यहां पे, दो तरीके की लोकेशन होती है। एक होती है सेंसिटिव लोकेशंस और एक होती है नॉन सेंसिटिव लोकेशंस। मैं आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस बता देता हूं, आप कैसे डिसाइड करते हो कि कब आपको सेंसिटिव लोकेशन मिली है या कब आपको नॉन सेंसिटिव लोकेशन मिली है। जैसे बहुत सारे पोर्ट आपने देखोगे काफी बिजी होते हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह है, तो वहां पे अगर आप पोर्ट देखोगे तो वहां पे काफी बिजी पोर्ट है वो। अगर वहीं पे मैं विशाखापट्टनम की बात करूं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बिजी होता है। जितने भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट होते हैं वो ज्यादातर बिजी होते हैं, क्योंकि वेस्टर्न गल्फ कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्रीज से जो जितने भी जहाज आते हैं वो आपको वेस्ट कोस्ट पे, भारत के वेस्ट कोस्ट पे ही आपको देखने को अधिकतर मिलते हैं। ईस्ट कोस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम क्राउडेड होता है, कम बिजी होता है। तो जब आप सेंसिटिव लोकेशन पे आते हो तो वहां पे आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, और नॉन सेंसिटिव की बात होती है, यानी कि ये डेस्क जॉब होती है। एग्जामिनर की जो जॉब होती है जरूरी नहीं है कि हमेशा फील्ड जॉब हो। नॉन सेंसिटिव लोकेशन की बात करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे डेस्क जॉब भी मिल सकती है। तो अगर आपको डेस्क जॉब मिलती है तो वहां पे तो आपको रेगुलर शिफ्ट करने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव लोकेशंस आती हैं तो हो सकता है आपको शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 24 घंटे का दिन है तो हो सकता है उसको 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाए। आपको मॉर्निंग शिफ्ट भी मिल सकती है, नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है जिसको आप अगर उठा सकते हो तो पहले से आपको पता होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्ट करोगे। ठीक है, पावरफुल जॉब, नो डाउट पावरफुल जॉब है। आपके सिग्नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने गुड्स को आप अलाउ कर रहे हो अंदर आने के लिए, कितने गुड्स को आप अलाउ कर रहे हो बाहर जाने के लिए। आप कमियां निकाल सकते हो जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स में। अब बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस से मैं आपको बचने को कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में काफी ज्यादा सख्त हो गई है। आपने अगर सुना भी होगा कि एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है वो काफी पैसे वाली पोस्ट होती है। तो पैसे वाली पोस्ट इसलिए होती है, आपने सुना होगा, क्योंकि भाई आपके साइन पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको अलग अलग ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि सरकार काफी सख्त है इन मामलों में और आपके पूरे जिंदगी की मेहनत एक झटके में ही समाप्त हो सकती है। तो इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। सरकार आपको काफी ज्यादा पावर भी देती है इसमें और पैसा तो मिलता ही मिलता है, तो आपको इन सब की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब अगर मैं बात करता हूं अगले पोस्ट में, यानी कि आईबी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आईबी। इस पोस्ट को लेके बहुत ज्यादा मिथ है। मिथ क्यों है? क्योंकि इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो की फील्ड जॉब से, दिस इज नॉट अ फील्ड जॉब। मैं साफ साफ यहां पे लिख देता हूं कि ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है आईबी कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? गृह मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में इस पोस्ट को रखा जाता है। दिस इज नॉट द फील्ड जॉब। साफ साफ आपको मैं लिख के बता देता हूं कि ये आपकी फील्ड जॉब नहीं है, ये आपकी टोटली डेस्क जॉब है। अगर आपको फील्ड जॉब करना है तो सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आती है, एसीआईओ की पोस्ट आती है, वो अलग से गृह मंत्रालय कंडक्ट कराता है। आईबी का एसीआईओ की पोस्ट आप लोगों को पता होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप फील्ड जॉब ले सकते हैं। अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो ये कभी भी फील्ड जॉब के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ये टोटली डेस्क जॉब है। और इस जॉब में फीमेल कैंडिडेट भी प्रेफर कर सकती हैं, क्योंकि ये 9:30 to 5:30 वाली फील्ड जॉब है, डेस्क जॉब है। फिर से वही बात, ग्रेड बी, नॉन गजेटेड पोस्ट, सैलरी लेवल 7 पे जाता है और 4600 ग्रेड पे है। यहां पे बेसिक सैलरी आप लोगों की मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक सैलरी किस रेंज में जाती है। बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 43,700 से 44,500 तक की बेसिक सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सैलरी होता है। इन हैंड सैलरी लगभग 65,000 मिलता है आपके हाथ में। तो 65,000 के करीब आपकी इन हैंड सैलरी आती है।
अब प्योरली, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है, प्योरली डेस्क जॉब, नो इन्वॉल्वमेंट इन फील्ड वर्क। आप इसको सब इंस्पेक्टर, आईबी के सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट से कभी भी कंफ्यूज मत करना। आईबी की जो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट होती है वो एसीआईओ अलग एग्जामिनेशन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट कराता है, आपको रेगुलरली कंडक्ट कराता है। गृह मंत्रालय का एक अलग से एग्जाम होता है, आप लोगों को पता भी होगा। उस जॉब के साथ आप फील्ड जॉब को ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन ये टोटली डेस्क जॉब है। हाँ, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे भी SIA, स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, ये बहुत अच्छा सा टर्म होता है। कहीं कहीं आपको जहां कहीं भी SIA देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस। अब स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस क्या होता है, ये आप लोगों को उन जॉब्स में दिया जाता है जहां पे आपको हॉलीडेज या एक्स्ट्रा काम करने को कहा जाए ऑफिस के द्वारा। तो यहां पे 20% ऑफ द बेसिक पे, 20% ऑफ द बेसिक पे का मतलब क्या हो गया, जो आपका बेसिक पे मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ, उसका लगभग 20% आपकी सैलरी में ऐड होकर आपको मिलेगा। ठीक है, पोस्टिंग एरिया आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली दिल्ली में ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही मिलेगी, कहीं ज्यादा आपको ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस पोस्ट की ज्यादातर खासियत है। इस पोस्ट को वो लोग जरूर ऑप्ट कर सकते हैं जिनको आगे की अपनी प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी या अदर स्टेट लेवल पीसीएस एग्जामिनेशन की। तो वो कैंडिडेट जो कि सीजीएल क्वालिफाई करके रुकना नहीं चाहते और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पोस्ट को जरूर ऑप्ट करें। ये टॉप 6 पोस्ट मैंने रखी है अपनी लिस्ट में। क्यों रखी है, क्योंकि इनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होती। अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप इनकम टैक्स के बारे में जानते हो, आप सीएसएस के बारे में जानते हो, ये आपके सामने ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स के बारे में जानते हो। तो इतने सारे जो पॉपुलर पोस्ट हैं, उनके अलावा जो लेस पॉपुलर पोस्ट हैं, ये मैंने आप लोगों को टॉप 6 पोस्ट के बारे में बताया। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली जोड़ता रहूंगा। इन 6 के अलावा मैं आप लोगों को आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत सारे और पोस्टों की भी जानकारी दूंगा, लेकिन आज के सेशन में अपने आप को मैं यहीं पे रोकता हूं। ये टॉप 6 पोस्ट हैं जो कम पॉपुलर होते हैं, लेकिन यहां पे सैलरी, पावर और जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इन टॉप 6 पोस्टों का ध्यान रखेंगे आप जब भी आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक मोटिवेशनल कोड शेयर करना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे कहता है कि आप नहीं कर सकते किसी कार्य को, तो मैं तो कहता हूं कि आप एक बार नहीं, आप उसको 2 बार करके दिखाओ। आप एग्जामिनेशन को एक बार क्वालिफाई करो और दूसरी बार उसको दिखाने के लिए क्वालिफाई करो, एंड देन टेक पिक्चर्स। आज के माहौल में पिक्चर्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। पिक्चर लो, शो करो, उनको प्रूव करो कि यू आर रॉन्ग। आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी जो मोटिवेशन है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हो।